नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और बात करते हैं आईसीयू में मुख्तार अंसारी। यूपी की बांदा जेल में बांदा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूत्रों की माने तो मुख्तार का इलाज मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में चल रहा है और हालांकि मुख्तार की तबीयत को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। 2 दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार बीते 3 दिनों से यूरिनल इन्फेक्शन से परेशान था और उसे रात में 1 बजे मुख्तार अंसारी को जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने शुरुआती जांच के बाद सर्जरी रिकमेंड की और इसके बाद मुख्तार को सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और इसके पहले मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया था कि उसे जेल में स्लो पॉइजन यानी कि जहर दिया जा रहा है और 21 मार्च को जब बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में चर्चित एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी थी तो उसके वकील ने कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था। 19 मार्च की रात में खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया है, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई और इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार के चेकअप के लिए 2 डॉक्टर्स के पैनल की टीम जेल पहुंची और इसके लिए फिजिशियन और एक ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल रहे। टीम ने चेकअप के बाद ब्लड टेस्ट किया और रिपोर्ट आने पर कब्ज और दर्द की कुछ दवाइयां भी लिखी। डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को बताया कि रोजा रहने के कारण ऐसा हो रहा है। भूख के बाद अचानक ओवरफीडिंग की वजह से मुख्तार की दिक्कत बढ़ गई। फिलहाल जो वजह निकलकर सामने आई है वो यही है और इसका इलाज किया जा रहा है। जेल प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को भेजी गई है और बांदा जेल के सुपरिटेंडेंट ने मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने के आरोपों को खारिज कर दिया था। प्रशासन ने यह भी बताया कि पहले एक सिपाही और फिर डिप्टी जेलर खाना खाता है और इसके बाद मुख्तार को दिया जाता है। अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया, उनके पेट में को बहुत ज़्यादा तकलीफ है और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। कितने करने में करा रहे हैं और तो कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया फैक्स दिया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए। कहाँ से आप लोग? हम तो बांदा ही से हैं जी। बैठ पे इसके बड़े भाई साहब अब ज़्यादा सारी के बाद दिया था तो उन्होंने हमको भेज दिया। इस वजह से हमको सूचना मिली। हाँ बिल्कुल। तो जेल के खाने में जहर देने का आरोप और दूसरी तरफ आईसीयू में भर्ती, हालांकि सामान्य स्थिति बताई जा रही है मुख्तार अंसारी की, लेकिन इस बीच आरोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के वकीलों ने अंदेशा होने का जिक्र किया और इसके बाद जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एम्स में इलाज कराया जाना चाहिए। बढ़ते आगे, 30 मार्च रैली का आगाज। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को पहली चुनावी रैली करेंगे और पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी जाटलैंड से प्रचार की शुरुआत करने जा रही है और पीएम मोदी पश्चिम क्षेत्र की पहली चुनावी सभा क्रांति धारा मेरठ से करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के पास पीएम मोदी की पहली चुनावी सभा का कार्यक्रम आ चुका है और 27 मार्च को सीएम योगी मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद 3 सीटों पर बैक टू बैक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे और चुनाव की घोषणा के बाद पीएम की पहली इलेक्शन रैली होगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का श्री गणेश करने के लिए पश्चिमी यूपी से शुरुआत होगी और इसके लिए सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी भी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार के लिए पूरी रणनीति तय कर ली है। होली के बाद अब सियासी रंग चढ़ाना जो है वो तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण के 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है और पहले चरण के लिए चुनाव में यूपी की 8 लोकसभा सीटें हैं जो सभी जाटलैंड से आती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले चरण में
होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 27 मार्च से रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कुल 5 दिनों में 15 रैलियां संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज क्षेत्र में भी चुनावी रैलियां करेंगे। सीएम 27 मार्च को मथुरा और मेरठ और गाजियाबाद में रैली करने वाले हैं और इसको लेकर 28 मार्च को सीएम मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 29 मार्च को भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामली और मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैली करेंगे और फिर 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर, नोएडा में रैली होगी और इसके बाद 31 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं संवाददाता। कौशलेंद्र, देखा जाए तो पहले फेज की वोटिंग को लेकर लगातार जो चुनावी रैलियां हैं, ताबड़तोड़ रैलियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, वो भी आचार संहिता लगी हुई है और पहले चरण के नामांकन का आज कल आखिरी दिन होगा। तो जो रैलियां हैं वो 27 के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम के दौरे पर रहेंगे और ताबड़तोड़ उनकी रैलियां शुरू हो जाएंगी, जनसभाएं होंगी, रोड शो होगा। ये कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीट है और ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कड़ी मेहनत कर रही है। और क्योंकि जानते हैं कि जो केंद्र की सत्ता वो यूपी के रास्ते से होके जाएगी, इसलिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों को लगातार जो है दौरा भी पहले भी करते रहे और ये चुनावी माहौल में भी वो लगातार रैली और जनसभाएं करेंगे। इसके लिए वो तमाम भारतीय जनता पार्टी की जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो तमाम जो नेता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको तो पूरा बाकायदा एक रूपरेखा देकर तैयार कर दिया गया है और कह दिया गया है कि जहाँ जनसभा होगी वहाँ जनसभा कार्यक्रम और जहाँ रोड शो होगा उसका भी कार्यक्रम जल्दी से जल्दी तैयार करके एक लकीर की जल्दी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएं। बिल्कुल, जो पूरा प्लान रैलियों का निकलकर सामने आ रहा है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पूरी तरीके से तैयारी, अगर ऐसी जगह विपक्ष की तैयारियों का जिक्र करें। जी बिल्कुल, देखिए वो विपक्ष की अगर बात की जाए तो भाई समाजवादी पार्टी सबसे प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में विपक्ष में है और क्योंकि कांग्रेस से उसका गठबंधन हुआ है तो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के जो नेता तमाम है वो भी, हालांकि वहीं देखिए अमेठी जब से राहुल गांधी चुनाव हारे हैं तब से उनकी यूपी में जो है सक्रियता कम हो गई है। वहीं 2022 के इलेक्शन में जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे यूपी का दौरा कर रही थी और तमाम स्लोगन थे जो चुनाव के लिए कि जो है वो तमाम आई थी, वो भी संकल्प पत्र के साथ अपने वो भी पूरा मैनिफेस्टो के साथ आई थी। लेकिन जब करारी हार मिली उसके बाद से देखिए प्रियंका गांधी भी जो है कहीं न कहीं से दूरी बन गई। हाँ, वहीं अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी कभी जो है इन सब चीजों में भरोसा या बिलीव नहीं कर सकते। देखिए कभी की मायावती जो रैली होती है चुनाव एक समय पे ही होती है, बाकी और कहीं न देखिए बसपा कहीं दिखती नहीं। हाँ, अखिलेश यादव है वो हर जगह पे जो है वो बनी अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करवा रहे हैं क्योंकि यूपी में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। तो विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका मुख्य रूप से अगर देखा जाए अभी तो अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कौशलेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 30 मार्च तक जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हैं प्रथम चरण के वोटिंग को लेकर और उससे पहले इन रैलियों में भरपूर कोशिश रहेगी कि किस तरीके से जनता के दिल में उतरा जाए। बढ़ते आगे और बात करते हैं वरुण का क्या होगा। वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके से देश में लोकसभा चुनाव होने में अब गिने चुने दिन बचे हैं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनावी जंग का सबसे बड़ा जो मैदान बनने वाला है वो राज्य उत्तर प्रदेश है। तो राजनीति जो पारा है हर दिन यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे लोकसभा चुनाव में यूपी के जिस सीट पर लोगों की अभी से सबसे ज़्यादा नज़र है वो पीलीभीत सीट है, उनमें से एक मानी जा रही है। और पीलीभीत से वर्तमान जो सांसद हैं वरुण गांधी, बीजेपी ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है और गौरतलब है कि पीलीभीत से
टिकट कटने के बाद से अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा। क्या वो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में शामिल होंगे या निर्दलीय चुनावी मैदान में नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि अनौपचारिक बातचीत में वरुण गांधी ने अपने नज़दीकी और ख़ास लोगों से ये कहा है कि उनके साथ छल किया गया, ऐसे में अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी की सूची में वरुण गांधी की मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अनीश अंसारी बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। अनीश जी, क्या बात है, इस बार वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया गया और अब जिस तरीके से कयासबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में नजर आएंगे और ये एक भेदभाव के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व टिकट तय करता है कि किसको कहां से चुनाव लड़ाना है। इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से नारा है हमारा कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आप ले लीजिए, बरेली में 8 बार के जीते हुए सांसद संतोष गंगवार जी थे। सादा सरल स्वभाव के, हर किसी की पहुंच रखने वाले, उनका टिकट कट गया। इस बार उनकी जगह दूसरों को मिला। वरुण जी की जगह कट गया टिकट, वरुण जी की जगह दूसरे को मिला। इसी तरह हमारे यहाँ पार्टी आलाकमान को वरुण गांधी पर भरोसा नहीं था, हार का डर था, इस लिहाज से ये फैसला लिया गया और अब वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर भी कयासबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में डर और भय का माहौल नहीं है। डर और भय के माहौल को भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कौन कहाँ सही रहेगा, जनता के हित के लिए कौन सही रहेगा, उसको आगे बढ़ावा दिया जाता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आदमी को नेता बनाया जाए। हमारी पार्टी में हजारों लाखों निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सभी को मुझे लगता है पता है अनीश जी। और वरुण गांधी ने भी भेदभाव का आरोप लगाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत है भेदभाव का आरोप। उनकी मदर हैं, उनकी माताश्री हैं, उनको टिकट सुल्तानपुर से दिया है हमने, भारतीय जनता पार्टी ने। और मोदी जी की प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसा कहीं नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होता है हमारे यहाँ। शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो फिलहाल वरुण गांधी को लेकर अब ये कयासबाजी तेज हो गई है कि अगला कदम वरुण गांधी का क्या होगा। और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। चलिए, तो फिर फिलहाल आपको बता दें कि अधीर रंजन की तरफ से ऑफर दिया गया है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे 495 साल बाद होली। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं 495 साल बाद होली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में मंगलवार को भव्य होली उत्सव मनाया गया। सुबह से ही अलग अलग जगहों से लोग मंदिर पहुंचे और उन्होंने मूर्ति पर रंग और गुलाल चढ़ाया। अपने आराध्य को होली पर रंग चढ़ाकर आवाहन किया गया। भक्तों के उल्लास से पूरा राम जन्मभूमि परिसर रंगों के त्योहार की खुशी में डूब गया और राम मंदिर के प्रांगण में पुजारियों ने मूर्ति पर पुष्प वर्षा की और भगवान के साथ होली खेली। साथ ही राम भोग और श्रृंगार के तहत भगवान को अबीर और गुलाल अर्पित किया गया। पुजारियों ने भक्तों के साथ होली के गीत गाए। रामलला को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति के सामने नृत्य किया गया। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर में धूमधाम से होली मनाई गई। होली के अवसर पर श्री राम लला को गुलाल लगाया गया। परिसर में होली खेली गई और धूमधाम से मनाया गया। तो 495 वर्ष बाद ये शुभ घड़ी आई और इस शुभ घड़ी में
शायद ही कोई इस पल से महरूम रहना चाहता था। जैसे कि तस्वीरें सामने आ रही हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के श्री चरणों में किस तरीके से होली के रंग में सराबोर और भाव और भक्ति में विभोर ये नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से झूमते और नाचते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जब झूम के नाचे डीजीपी, होली के रंग में रंगे नजर आए। होली के एक दिन बाद आज राजस्थान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई। पुलिसकर्मी आपको बता दें कि होली मनाते हुए नजर आए। जयपुर, भरतपुर, जोधपुर समेत प्रदेश में हर जिले में पुलिसकर्मियों की होली के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी, कमिश्नर, एसपी से लेकर थानेदार और सिपाही तक सभी शामिल हुए। और इस दौरान जयपुर में सब एक दूसरे के रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। देश भर में होली मनाए जाने के एक दिन बाद राजस्थान पुलिस से जुड़े लोगों ने मंगलवार को जयपुर में जमकर रंग खेला। इस कार्यक्रम में आईजी, कमिश्नर, एसपी से लेकर थानेदार और सिपाही तक सभी लोग शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि होली इकलौता ऐसा त्योहार है जिसे सभी पुलिसकर्मी मिलजुल कर मना पाते हैं। साल भर तो लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, लेकिन एक परिपाटी बनी हुई है होली के अगले दिन ये अपना त्यौहार मनाते हैं। बाकी कोई त्यौहार मना नहीं पाते पुलिस के लोग जनरली। इसलिए ये जो एक साल में एक दिन मिलता है, इसमें ये एंजॉय करते हैं, एक त्यौहार मनाते हैं साल में। इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ प्रदेश में ऐसा ही भाईचारा बना के रखने के लिए हमारा पुलिस बल तत्पर रहता रहेगा, हर वक्त तैयार रहेगा। पुलिस महकमे से जुड़े लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते और होली के गानों की धुनों पर नाचते थिरकते दिखे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो आपको बता दें, आगे बात करते हैं विदेशी सैलानियों की होली, क्योंकि पूरे देश में होली की खुमारी में हर कोई सराबोर नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में अगर राजस्थान का जिक्र करें तो राजस्थान में भी विदेशी सैलानियों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। देखिए कैसे। होली का खुमार देशवासियों पर ही नहीं, विदेशी सैलानियों पर भी चढ़ा। राजस्थान के उदयपुर में सैलानियों की भारी भीड़ थी। रंग बिरंगे चेहरों के साथ वे दूसरे लोगों से घुल मिल गए। My first time in this festival. It's an amazing festival, big happiness and a lot of fun. We are tourists from Germany. We love India. We love Holi festival. We think people wonderful. So this is great fun. We really enjoy. हर चेहरा खुश था, लोग संगीत पर थिरक रहे थे और पास आने वाले हर शख्स को गुलाल लगा रहे थे। It's a great festival I've ever seen. It's pretty crazy, but it's pretty cool as well. I like so much this festival. Yeah, I feel so good in this festival. I like so much music and people. जोधपुर में विदेशी सैलानियों को सड़कों पर होली का स्वाद चखने को मिला। लोगों ने उनके चेहरों पर रंग लगाया और उन्हें उत्सव का हिस्सा बना लिया। In India, it's a very beautiful festival. I like very much. Yeah, it's amazing. It's Australian. So far, so good. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विदेशी सैलानी पहाड़गंज में सड़कों पर होली खेलते दिखे। यहाँ के लोगों ने होली खेलने के लिए उनका उत्साह बढ़ाया। Well, I think that maybe tourists experience another different thing than local people, but we see people happy. They want to enjoy. Festival is really crazy. Everybody's happy, painting each other's faces. We meet a lot of people, foreigners, but Indian people also, and we are enjoying Holi. We didn't really know what to expect this morning, so we bought some colors yesterday and just walked out. And it's been really fun to interact with locals and paint each other with color and see everyone very happy and celebrating.
उत्तर प्रदेश के आगरा में भी विदेशी सैलानियों के लिए उत्सव का माहौल था। सैलानी होली की धुनों पर थिरकते रहे और जश्न मनाते रहे। It's been absolutely awesome. Everybody's been so friendly and happy, and music and dancing, and all the people here are so welcoming. It's been a very nice experience. I came out onto the street and everyone was just so happy and dancing, and it's a really great spirit to be a part of. होली का त्योहार देश भर में लोकप्रिय है। विदेशी सैलानियों को भी इसकी लोकप्रियता का एहसास हुआ। विदेशी सैलानियों में भी होली की खुमारी देखने को मिली। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।